Assalamualaikum students, I am Nimsha Said, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk। स्टूडेंट्स समराइज करते हैं चैप्टर नंबर 6 को, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्ड वो फोर्स है जो एटम्स को मॉलिक्यूल्स के अंदर जोड़े रखती है। और उसी तरह स्टूडेंट्स आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के थ्रू जॉइंट स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स हो गया डीएनए। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि कैसे आपके पास एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कोई भी आपके पास यूनिवर्स में चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है, यानी कि आपका जो यूनिवर्स है वो अल्टीमेटली स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है। स्टेबिलिटी की तरफ कैसे मूव करता है? जब मैटर पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। और वो रिएक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट शेल्स के अंदर गेन या लूज करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स लिथियम है, लिथियम के आउटरमोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, वो लूज करेगा और स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। स्टूडेंट्स नोबल गैसेस क्या होती हैं? स्टूडेंट्स नोबल गैसेस को नोबल गैसेस हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो इनर्ट होती हैं, रिएक्ट कम करती हैं। अब वो रिएक्ट क्यों कम करती हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स उनके जो वैलेंस शेल्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स वो आगे से रिएक्ट नहीं करती, यानी कि उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके रिएक्ट करें, जिसकी वजह से वो इनर्ट होती हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपके पास होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन अपना आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है अपनी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैसेस के अकॉर्डिंगली अटेन करता है और स्टूडेंट स्टेबल हो जाता है, यानी कि रिएक्ट करेंगे तो स्टेबल हो जाएंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि एटॉमिक साइजेस क्या होते हैं, एटॉमिक, आयनिक और कोवेलेंट रेडियाई क्या होते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो एटॉमिक रेडियाई है वो एग्जैक्टली वो डिस्टेंस है जो कि न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स वो डिस्टेंस आपके पास कहलाएगा एटॉमिक रेडियाई। अगर स्टूडेंट्स उस डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आयंस, यानी कि केटायंस और एनायंस, तो हम उसको कहेंगे केटायनिक और एनायनिक रेडियाई, कलेक्टिवली आयनिक रेडियाई। और स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह ये हो गई स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड्स की बात। इसी तरह स्टूडेंट्स जो आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके दरमियान जो स्टूडेंट्स न्यूक्लियस के और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियाई। स्टूडेंट्स अब याद रखेंगे कि जो आपका एटॉमिक साइज है उसको दो चीजें रेगुलेट कर रही होती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज रेगुलेट कर रहा होता है और शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज स्टूडेंट्स होता है न्यूक्लियस का होल्ड ऑन आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो इफेक्ट होता है जो रेजिस्ट कर रहा होता है न्यूक्लियर चार्ज को टू होल्ड ऑन टू, जो रेजिस्ट कर रहा होता है न्यूक्लियस को टू होल्ड ऑन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट्स आयनिक रेडियाई को हमने डिस्कस किया, उसी तरह हमने कोवेलेंट रेडियाई को डिस्कस किया, जिसको स्टूडेंट्स आप अपने सामने डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो कि इन द केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स आपके पास होगा 37.7 पाइकोमीटर फॉर पर्टिकुलरली दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आपके पास जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज और डिक्रीज कैसे हो रहा है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एटॉमिक, आयनिक और कोवेलेंट रेडियाई एक साथ ही फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, यानी कि इनके लिए हम एक ही ट्रेंड इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्टूडेंट्स ग्रुप के अंदर आपके पास एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा होता है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स की वजह से, डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, उसके अलावा स्टूडेंट्स इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट की तरफ से। कॉन्वर्सली स्टूडेंट्स आपके पास है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जब आप आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं फ्रॉम दैट ऑफ वैलेंस शेल, तो उस एनर्जी को जो कि एब्जॉर्ब होती है हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। वो एनर्जी स्टूडेंट्स कॉन्वर्सली जो कि रिक्वायर्ड होती है टू एड अप अ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल सो दैट दैट एटम कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट्स क्या होती है? कोई भी एटम जब स्टूडेंट्स आपके पास अपने पर्टिकुलर बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है तो उस कैपेबिलिटी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस किया, तो इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल जो है हमारे पास वो हाइड्रोजन फ्लोराइड की है, जिसकी केस में स्टूडेंट्स फ्लोरीन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी सबसे ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो क्या करेगा कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब स्टूडेंट्स आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट्स एक साथ ट्रेंड करती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, यानी कि अक्रॉस द पीरियड ये इंक्रीज होती हैं ड्यू टू द डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई, इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज एंड कांस्टेंट शील्डिंग इफेक्ट। कॉन्वर्सली स्टूडेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपके पास ये तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं किसी भी एटम से रिलेटेड ये डिक्रीज होती हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज, ड्यू टू द डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हमारे पास कैसे होते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास आपको अच्छी तरह पता है कि एक एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कॉन्वर्सली जब दूसरा गेन करेगा तो आपके पास आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन अ एटम ऑफ अ लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड एन एटम ऑफ अ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास शेयर होगा देन इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल बॉन्ड। अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे देन डबल बॉन्ड बनेगा। अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास आ जाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स आपके पास जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड को ही सपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें डिफरेंस ये होता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शेयर्ड होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के अंदर। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स जैसे आप अमोनियम आयन की फॉर्मेशन के अंदर देख सकते हैं कि अमोनिया अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को दे रहा है, एज अ रिजल्ट आपके पास एक अडक्ट बन रहा है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आपके पास आपने पहले डिस्कस किया कि बॉन्ड्स कैसे होते हैं, बॉन्ड्स बनते क्यों हैं, हमने ये डिस्कस किया, हमने कुछ ट्रेंड्स डिस्कस किए। आगे स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करना है कि आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड्स नज़र कैसे आते हैं, ज्योमेट्री कैसी पोजेस करते हैं, शेप्स कैसी रखते हैं। तो स्टूडेंट्स लेवाई स्ट्रक्चर इनफ नहीं थे कि वो शेप्स को प्रॉपर्ली डिफाइन करें जैसे कि हमने डिस्कस किया। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो आपके पास थ्योरी आई उसे हम कहते थे द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। स्टूडेंट्स इस थ्योरी ने पर्टिकुलरली आपके मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज को डिफाइन किया। बेसिक असम्पशन इसकी स्टूडेंट्स ये थी कि आपके पास जो ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल की या आयन की वो डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आप इस बात पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं और कितने लोन पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स दोनों ज्योमेट्री डिफाइन करते हैं। वो कैसे? रिपल्जन की वजह से, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास रिपल्जन एग्जिस्ट करती है बिटवीन दैट ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो सबसे ज्यादा साउंड आपके पास स्टूडेंट्स रिपल्जन होती है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान होती है एंड कॉन्सिक्वेंटली स्टूडेंट्स ये क्या करती है, ज्योमेट्री को अफेक्ट करती है। वो कैसे करती है उसको स्टूडेंट्स हम देखते हैं। सबसे पहले आपके पास कैटेगरी आती है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की, जो कि डिफाइन की है वेस्पर ने, कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो स्टूडेंट्स जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आते हैं वहाँ पे आपके पास स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनता है जिसमें जो आपके पास बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री का एग्जिस्ट कर रहा होता है। आगे चलते हैं AB3 टाइप को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। अब AB3 में 3 आपके पास बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं और आपके पास लोन पेयर भी हो सकता है, यानी कि आपके पास AB2E टाइप भी हो सकती है विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो आपके पास ज्योमेट्री AB3 मॉलिक्यूल्स रखते हैं स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, और ये ज्योमेट्री इफेक्ट होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अपने सामने के शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अंदर स्टूडेंट्स, यानी कि आपके पास जब AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जिनके अंदर 4 बॉन्ड पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स या लोन पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे लोन पेयर्स आपके पास ज्यादा होते चले जाते हैं आपके पास जो बॉन्ड एंगल है वो रिस्ट्रिक्ट होता चला जा रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स वेस्पर ने आपको बताया था कि कैसे बॉन्ड एंगल्स एग्जिस्ट करते हैं। आगे आपके पास स्टूडेंट्स ये तो हो गई आपके पास शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि वेस्पर थ्योरी ने डिफाइन की। आगे स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कैसे बनाते हैं आपके मॉलिक्यूल्स, यानी कि एटम्स कैसे बॉन्ड्स बना रहे होते हैं, यानी कि आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग कैसे हो रही होती है। सबसे पहले जो थ्योरी है स्टूडेंट्स आपके पास वो आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन करती थी कि अ बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म व्हेन पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप्स विद द पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द अदर, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी जो आइडेंटिटी है उसको रिटेन कर रहे होते हैं। जैसे कि आप अपने सामने बॉन्ड फॉर्मेशन देख सकते हैं जो कि सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन है, यानी कि s और s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, 2 तरह के बॉन्ड्स थे जिन पे रोशनी डाली गई, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 2 तरह के बॉन्ड्स 2 तरह के ओवरलैप्स के साथ जनरेट होते हैं। एक स्टूडेंट्स आपके पास आता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्टूडेंट्स आपके पास बनता है ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन यानी कि इक्विवेलेंट बॉन्ड होता है। जो फर्स्ट बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें सिमेट्रिकल होती है। इसकी 3 टाइप्स होती हैं यानी कि 3 तरह के ओवरलैप्स होते हैं, इसको आप देख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड स्टूडेंट्स आपके पास आता है साइड वाइज ओवरलैप की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अक्रॉस द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अनसिमेट्रिकल होती है, यानी कि इट इज मैक्सिमम अबव एंड बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। यानी कि पाई बॉन्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू ऑलरेडी सिग्मा बॉन्डेड एटम्स बाय साइड वाइज ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स whose एक्सिस आर पैरेलल। तो यानी कि स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड के अंदर कैसे अनसिमेट्रिकल होती है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। कि स्टूडेंट्स आपके पास जो पहला बॉन्ड है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर, वो आप देख सकते हैं कि वो एक अदद सिग्मा बॉन्ड है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो सेकेंड बॉन्ड आता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर वो आपके पास आता है पाई बॉन्ड, यानी कि जो साइड वाइज ओवरलैप की वजह से बन रहा है। स्टूडेंट्स जैसे कि आप अपने सामने ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन देख सकते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फर्दर स्टूडेंट्स आपके पास जो वीबीटी थी वो अपने साथ हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेके आई। स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों लेके आई, उसकी एक रीजन थी। वो ये स्टूडेंट्स कि आपके पास जैसे कार्बन है, कार्बन की स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसी थी 1s2 2s2 2p2। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखी जाए तो ऐसा लगता था कि जैसे कार्बन की वैलेंसी 2 होगी। हालांकि स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह नॉलेज में है कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, यानी कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात आई कि कार्बन अपॉन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन अपना शिफ्ट कर देता है 2s1 2px 2py 2pz, यानी कि अपना एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट करवा देता है टुवर्ड्स हायर एनर्जी लेवल्स, यानी कि अपनी एक्साइटेड या हाइब्रिड स्टेट में ऑर्बिटल्स चले जाते हैं और फिर बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन अपनी वैलेंसी जस्टिफाई कर पाता है। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को कुछ हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप मिक्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप एंड द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन एंड द ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड आर कॉल्ड एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास हम डिस्कस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स होती हैं, sp3 sp2 sp। sp3 स्टूडेंट्स आपकी तब बनती है जब when there is 1s orbitals are involved and 3p orbitals are involved। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है मीथेन। मीथेन में स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने मेंशन है। बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का पोजेस करता है, जबकि ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स एक और एप्लीकेशन हम देखते हैं वीबीटी की, जिसमें वो डिफाइन करता है ना सिर्फ शेप को बल्कि वो आपके बॉन्ड एंगल को भी डिफाइन करता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में स्टूडेंट्स आपके पास 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। ईथीन की केस में स्टूडेंट्स आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ईथीन की केस में आपके पास ये होता है कि आपके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, जो कि स्टूडेंट्स क्या करता है, वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स दोनों कार्बन का मिलके पाई बॉन्ड बनाता है साइड वाइज ओवरलैप से। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन को हमने डिस्कस किया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास इथाइन आ जाता है। अब इस केस में स्टूडेंट्स आपके पास 2 पाई बॉन्ड बनते हैं और दोनों केसेस में स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि आपके पास 2p ऑर्बिटल्स जो कि अनहाइब्रिडाइज रह जाते हैं वो ओवरलैप करके 2 पाई बॉन्ड बनाते हैं और इसमें स्टूडेंट्स बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है, जबकि ज्योमेट्री ये लीनियर पोजेस कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बताती थी हमें फर्दर बॉन्ड एंगल्स के बारे में या कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में। स्टूडेंट्स आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती थी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स नए ऑर्बिटल्स जनरेट करता है, जिनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इंडिविजुअलिटी खत्म करती थी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की और कहती थी कि ये नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लेते हैं अपॉन द मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, यानी कि जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। इन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन फर्स्टली सिग्मा बॉन्ड बनता है एंड देन पाई बॉन्ड बनता है, यानी कि बिल्कुल वैसे ही ओवरलैप चलता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास एक टर्म इंट्रोड्यूस कराती है जिसको हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर का, जो कि आपको ये बता सकता है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 एटम्स के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं और उनको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये आप अपने सामने देख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपने देखा कि हीलियम कैसे मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि स्टूडेंट्स
कोई भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं बनता। यानी कि स्टूडेंट्स हम एक बात याद रखेंगे कि आपके पास अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बनते हैं, वन विद लोअर एनर्जी एंड द अदर विद हायर एनर्जी। जो लोअर होता है स्टूडेंट्स पहले हम इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्लेस करते हैं, जो हायर होता है इन एनर्जी उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स बाद में प्लेस करते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एमओटी हमें ये बताती है कि कैसे आपके पास कोई भी एटम या मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है या उसके दरमियान कितने बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के केस में बॉन्ड ऑर्डर 3 है, जिसका मतलब ये कि 3 बॉन्ड्स बनाते हैं, स्टेबल है यानी कि डायमैग्नेटिक है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट। देन स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में देख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर की 2 होने का मतलब ये है कि 2 बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। देन स्टूडेंट्स हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ अपने चैप्टर के, विच डिफाइंस बॉन्ड एनर्जी एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। यानी कि उतनी ही एनर्जी किसी भी एटम को चाहिए होती है एज अ रिजल्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल फॉर्मेशन यानी कि मॉलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। आयनिक कैरेक्टर और बॉन्ड एनर्जी आपस में कुछ फैक्टर्स से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर। यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, उतना ही ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। जितना ज़्यादा साइज ज़्यादा होगा बॉन्डेड एटम्स का उतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास बॉन्ड एनर्जी कम होगी एंड वाइस वर्सा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, कुछ टेबल्स हैं, इनको देखते हैं कि वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को और बॉन्ड एनर्जी को। तो स्टूडेंट्स जो आपके पास सिमिलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी बॉन्ड एनर्जीज कम होती हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ डिसिमिलर, जैसे कि आप हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में देख सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स आप ट्रेंड में देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड एनर्जी और आयनिक कैरेक्टर कंसिक्वेंटली ज़्यादा होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस होता है बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स का दैट आर ज्वाइंड बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कोवेलेंट रेडियाई आपके पास क्या होता है, आयनिक रेडियाई क्या होता है, ये आपके पास ऑलरेडी आप जानते हैं। देन स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि सिंगल, डबल और ट्रिपल की केस में जो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ डबल, एंड डबल की इन केस ऑफ ज़्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सिंगल। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आप जब पोलैरिटी को मैग्नीट्यूड की फॉर्म देते हैं तो उसको हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। यानी कि डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशन होती है कि वो आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ पोलैरिटी बता रहा होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर। इसका जो जनरल फार्मूला है वो होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट स्टूडेंट्स इसके होते हैं कूलम मीटर एंड डिबाई, जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन में भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो हम डायरेक्शन वेक्टर की लेते हैं वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज लेते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी में आपके पास आयनिक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास अच्छी तरह पता है कि आपके पास जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो ज्यादा तेजी से हो रहे होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ रिएक्शंस हैविंग कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। देन स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं और कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं दोनों इन्फिनिट एरे ऑफ अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप कोई भी मेटल ले लें, जैसे स्टूडेंट्स आपके पास हो गया कॉपर, एल्यूमिनियम और कोवेलेंट सॉलिड्स में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास ग्रेफाइट और डायमंड हो गए। लेकिन स्टूडेंट्स इनके दरमियान एक डिफरेंस पाया जाता है, वो ये है कि आपके पास जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 to 12 तक होता है, जबकि जो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो लोअर होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेटालिक सॉलिड। एट द एंड स्टूडेंट्स आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं डायमंड और ग्रेफाइट का। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास डायमंड एक इंसुलेटर है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ग्रेफाइट जो कि एक खास पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर कंडक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको इस चैप्टर की समरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर इम्शा सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।